प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर तरुण कुमार पाटले, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। दो टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि पोलराइजेशन ऑफ और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, पोलराइजेशन या फिर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। ये तीन प्रकार से हम देखेंगे। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे, इसमें रेजोनेंस को पढ़ेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप होता है पोलराइजेबिलिटी और टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम लोग आज इंडक्टिव इफेक्ट को, मेसोमेरिक जिसको कि रेजोनेंस भी कहा जाता है उसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को, और एक आपका जो टेम्पररी है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको कि प्रेरक प्रभाव कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आपस में बनते हैं। यानी कि कोई भी एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके वो बॉन्ड को बनाए रहेगा। तो यहीं पर प्रेरक प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसमें वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बीचों बीच ना हो करके कुछ मात्रा में स्लाइटली जो है कुछ ऐसे एटम्स की ओर, जो है परमाणु की ओर खिसकता जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा रहता है। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स की ओर में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्प्लेस हुआ रहता है, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो खिसका रहता है। इसी को ही प्रेरक प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसा कि यहाँ पर H2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही एटम के रूप में है, दोनों परमाणु सेम है, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी सेम रहती है, जिसकी वजह से जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीचों बीच रहेगा। लेकिन सेम केस यहाँ पर देखेंगे HCl में, यहाँ पर हम प्रेरक प्रभाव को समझेंगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अलग रहेगा, यानी कि कम रहता है किससे, क्लोरीन से। तो क्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण पे ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ अपनी ओर खींचते चला जाएगा, तो वो स्लाइटली जो है शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस क्लोरीन में स्लाइटली निगेटिव चार्ज, जिसको कि डेल माइनस से शो करते हैं, उत्पन्न होता है प्रेरक प्रभाव के कारण। और वैसे ही हाइड्रोजन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। इसको शो करने का तरीका ये है। आगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि शुरू में ही बताया था कि ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट, इसका कहने का क्या मतलब है, यानी कि जिस कार्बन से प्रेरक प्रभाव होना शुरू हुआ हो, यानी कि जिस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेरक प्रभाव कम होता जाता है। यह ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि ये पाई बॉन्ड पे काम नहीं करता है, केवल सिग्मा बंध में काम करता है। नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन, कहने का मतलब है कि ज़्यादातर ये पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन तक ही प्रभावी रहता है। उसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसको कि नेग्लिजिबल भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम क्लोरोइथेन के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर क्लोरीन है एटम के रूप में, उसके बाद ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इसलिए ये निशान है, तो इलेक्ट्रॉन पुल करने को दिखाता है। तो जितना ज़्यादा वो इस कार्बन, पहले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा उतना कम सेकेंड को करेगा। ऐसे ही यदि और यहाँ पर एल्कीन का फ्रेगमेंट जुड़ता जाता तो उतना ही कम वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता। तो यहाँ पर जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बन पे। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका प्रेरक प्रभाव अगले कार्बन में कम होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेरक प्रभाव होता कितने प्रकार का है। तो प्रेरक प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट जिसको कहते हैं और एक माइनस आई इफेक्ट इसको कहते हैं। इसको कैसे समझते हैं? प्लस आई इफेक्ट यानी कि कुछ ऐसे समूह उस कोवेलेंट कंपाउंड से जुड़ा रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
CH3 ग्रुप है, CH2R, CHR2, CR3। यहाँ पर R जो है एल्किल समूह है, तो इसको हम X के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सभी को, और ये जुड़ा हुआ है एक ग्रुप से, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा स्लाइटली, इस कारण से इसको जो है प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाले समूह के रूप में रखा गया है। सेकेंडली हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट वाले, यानी कि कुछ ऐसे समूह उस कोवेलेंट कंपाउंड से जुड़े होंगे, या एटम या समूह कह सकते हैं, उस कोवेलेंट कंपाउंड से जुड़े होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है, जिसके कारण से उन समूह में जो है निगेटिव चार्ज आएगा स्लाइटली, इसलिए इसको जो है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रो समूह है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से समूह है। इसको उदाहरण द्वारा ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम X के रूप में दर्शाए हैं इन सभी को, जितने भी माइनस आई इफेक्ट दर्शाने वाले हैं उनको, और ये एक फ्रेगमेंट से जुड़ा हुआ है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है, जिसके कारण से इसमें निगेटिव चार्ज आता है। अब आगे जानते हैं कि ये जो प्रेरणिक प्रभाव होता है उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग हो सकते हैं कुछ भी केमिकल कंपाउंड्स में। इसमें हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड है उसके बॉन्ड लेंथ में क्या इफेक्ट होता है, उसके डाइपोल मोमेंट्स में क्या इफेक्ट होता है, उसके एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इस वीडियो लेक्चर के बाद हम इंटरमीडिएट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसके एप्लीकेशन को और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम ये फर्स्ट के फोर्थ एप्लीकेशन, जिसमें कि बॉन्ड लेंथ है, डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड लेंथ है, डाइपोल मोमेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ है और बेसिक स्ट्रेंथ है, इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता जाता है माइनस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ, यानी कि जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे कम होता जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फ्लोरीन का कंपाउंड है, क्लोरीन का कंपाउंड है, ब्रोमीन का है और आयोडीन का है। इसमें हम इसके बॉन्ड लेंथ को देख सकते हैं, इसका 1.38 एंगस्ट्रॉम है, इसका 1.78 है, इसका 1.94 एंगस्ट्रॉम है और इसका 2.14 एंगस्ट्रॉम है। जैसा कि हम प्रेरणिक प्रभाव में देख चुके हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है वो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। चूंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस आई इफेक्ट, दैट्स वाई यहाँ पर फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से और ब्रोमीन का ज़्यादा होगा आयोडीन से। इस वजह से इसका ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ कम है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव का एप्लीकेशन में डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर भी हम एक क्लोरीन का कंपाउंड, ब्रोमीन का और आयोडीन का कंपाउंड को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से और ब्रोमीन ज़्यादा है आयोडीन से। प्रीवियसली भी हम देख चुके हैं कि इसका जो है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहता है बजाय ब्रोमीन के और आयोडीन के, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 1.83 है, इसका 1.79 है, इसका 1.64 है। यानी कि डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस व्हाइल इंक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट, यानी कि माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के। तो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा जिन कंपाउंड्स में, उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ते जाता है ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके बारे में जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के। एसिडिटी क्या है उसको समझते हैं। एसिडिटी है H+ का देना। H+ हम जैसे ही कोई कंपाउंड देता है उसमें उस कार्बन पे जहाँ पर से हाइड्रोजन निकला रहता है वहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है। अब उस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज होना रहता है, तो जो
माइनस आई इफेक्ट दर्शाने वाले कंपाउंड वहाँ पर रहेंगे, वो ग्रुप वहाँ पर रहेगा या फिर वो एटम वहाँ पर रहेगा, तो वो निगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ शो करने के बाद उसको पुल करेगा, यानी कि न्यूट्रल की ओर ले जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है बजाय डाइक्लोरो के और बजाय मोनोक्लोरो के, यानी कि ट्राइक्लोरो एसिड ज़्यादा एसिडिक रहेगा डाइक्लोरो से और मोनोक्लोरो से। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन रहता है, उससे कम क्लोरीन, उससे ब्रोमीन, इसलिए फ्लोरो एसिटिक अम्ल ज़्यादा एसिडिक होगा बजाय क्लोरो एसिटिक अम्ल से, और वैसे ही क्लोरो एसिटिक अम्ल ज़्यादा एसिडिक होगा बजाय ब्रोमो एसिटिक अम्ल से। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई कंपाउंड बेसिक स्ट्रेंथ कब शो करेगा, जब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है। तो यहाँ पर बेसिक नेचर ऑफ अ एमिनो ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाला कोई एटम या ग्रुप रहेगा उस कंपाउंड में जिसको कि बेसिक नेचर शो करना है। तो बेसिक नेचर शो करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसको देना पड़ेगा। प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाले जो समूह होंगे वो इलेक्ट्रॉन और देगा, जिसके कारण से जो पर्टिकुलर लोन पेयर रखने वाला जो समूह होगा या फिर एटम होगा वो आसानी से लोन पेयर को दे सकता है, जिससे वो बेसिक नेचर शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, प्राइमरी एमीन और अमोनिया। इसका कंपैरिजन जब हम करते हैं तो होने के लिए तो टर्सरी एमीन को ज़्यादा बेसिक नेचर शो करना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी एमीन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 CH3 समूह है, ये समूह प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन और देगा, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो 3 के बजाय 2 वाला कैसे ज़्यादा बेसिक नेचर का हो गया उसको समझते हैं। उसको हम लोग समझ सकते हैं सॉल्यूशन एनर्जी से, क्योंकि जब इसको हम वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो इसमें जो है सेकेंडरी एमीन मोर बेसिक होता है देन टर्सरी ड्यू टू दी सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आगे प्राइमरी एमीन होगा, फिर अमोनिया होगा। तो इस प्रकार से जो बेसिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट को, जिसको कि आगे चल के हम रेजोनेंस के रूप में भी पढ़ेंगे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, एक तो एम से इसको डिनोट करते हैं, परमानेंट इफेक्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे। मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड और लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स यहाँ पर जो है मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि उसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा, पाई बॉन्ड भी होगा कहा जाए, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ऐसे जो है कंपाउंड जो है मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, पाई बॉन्ड का जनरली या फिर लोन पेयर का ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, ये वाला चूंकि यहाँ से गया है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वाला जो है पाई वो ऑक्सीजन में चला गया है इसलिए इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, प्लस एम शो करने वाले और माइनस मेसोमेरिक शो करने वाले। सेम जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि किसी समूह में या एटम में पॉजिटिव चार्ज आता है इंडक्टिव इफेक्ट शो करने के बाद, तब वह प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाले समूह कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के बाद यदि उस पर्टिकुलर एटम या फिर ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज आएगा तब उसको प्लस एम दर्शाने वाले समूह कहे जाएंगे। जैसे कि हेलोजन है, NH2 है, OCH3 है, वैसे ही माइनस एम मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के बाद में निगेटिव चार्ज आता है पर्टिकुलर एटम या समूह में, जैसे कि NO2, CN, C डबल बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है और ये इस फ्रेगमेंट से जुड़ा हुआ है,
जो कि एक पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करता है। तो क्लोरीन जो है अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और यहाँ से डबल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से होगा। तो क्लोरीन चूंकि अब इलेक्ट्रॉन को दिया है, इस वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको जो है मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस यानी कि अनुनाद होता क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो एक स्ट्रक्चर से शो करना पॉसिबल है। उसका मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होता है, कई जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके एक एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका निकल के आता है, जिसको कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैव लोअर एनर्जी, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड वन, ड्यू टू रेजोनेंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑकर, यानी कि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का डिस्प्लेसमेंट यानी कि खिसकना, एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखते हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें से ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज है और इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो एक बार जो है इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो एक बार निगेटिव चार्ज इस कार्बन ऑक्सीजन पे है, दूसरी बार में इसमें है, तीसरी बार में इन दोनों में है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है। पहले इसमें था, सेकेंड में इसमें है और थर्ड में यहाँ पर है। तो ये तीन जो है उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअल में उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा वो यहाँ पे है। यानी कि एक डॉटेड लाइन से हम इस कार्बन से जुड़े हुए तीनों ऑक्सीजन में डॉटेड लाइन से हम ये शो कर रहे हैं कि तीनों में ही, तीनों कार्बन से जुड़े ऑक्सीजन में जो है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस आर दर्शाने वाले और एक माइनस आर दर्शाने वाले, यानी प्लस रेजोनेंस और माइनस रेजोनेंस सेम एस प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई माइनस आई वाले। और अभी जस्ट हम लोग देखे थे मेसोमेरिक इफेक्ट को, जिसमें कि प्लस एम और माइनस एम से शो किए थे। तो यहाँ पर भी प्लस आर और माइनस आर दर्शाने वाले दो समूह होंगे। तो सेम एस बाकी जैसे कि प्लस आर कौन दर्शाएगा और कैसे होगा। तो प्लस आर दर्शाने वाले समूह है आपका हैलोजन वाले, है ना, हाइड्रोक्सी समूह, ओ आर समूह, एसएच जनरली, जिसमें जो है जनरली लोन पेयर जो है या फिर जो इलेक्ट्रॉन कली रिच होता है, यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग वाले कंपाउंड्स, ये जो है प्लस आर दर्शाते हैं। यानी कि रेजोनेंस दर्शाने के बाद में उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए उसमें प्लस आर जो है समूह में रखा गया है। वैसे ही माइनस आर वाले, जिसको रेजोनेंस दर्शाने के बाद उसमें निगेटिव चार्ज आता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि CHO ग्रुप, COR ग्रुप, C डबल बॉन्ड CH3, NO2, CNAR एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, लेकिन इसमें उस प्रकार से बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जैसा कि रेजोनेंस में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बेकर-नाथन ने दिया था, इसलिए इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। क्यों, उसको आगे समझते हैं। इसमें ओवरलैपिंग होता है सिग्मा पाई या फिर सिग्मा पी ऑर्बिटल्स का, और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, उसको भी समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं। ठीक है, जहां पर भी कोई निगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड या कोई भी चार्ज जनरेट हुआ है, वो कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। यहाँ पर ये जो उदाहरण है इसको देख करके समझते हैं। ये कार्बन को देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये जो है इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। यानी कि HA, HB और HC तीन हम जो है इसको नाम दिए हैं, यानी कि यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो ऐसे जो है अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई किया जाता है। सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन ना रह के यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप होता तो वो भी अल्फा कार्बन कहलाता और उससे जुड़े जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। अब देखते हैं हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है। कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो 1 by 1 ब्रेक होता है बॉन्ड, ठीक है, और ये इस सिग्मा बॉन्ड में जा करके
जो है बॉन्ड बनाता है और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो आगे खिसक जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये जो है पूर्णतः उससे अलग नहीं हुआ रहता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के रूप में हाइड्रोजन रहता है और बिना बॉन्ड के रहता है। इसलिए इसको ये जो टर्म हम देखे थे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है, इसी वजह से उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर दिया रहता है इलेक्ट्रॉन, उससे कि डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आएगा ये पाई बॉन्ड के यहाँ पर डिस्प्लेस होने के कारण। तो इस प्रकार से जितने भी अल्फा हाइड्रोजन वहां पर जुड़े रहते हैं उतनी बार उसमें जो है ये प्रक्रिया होती है कि वो टूटता है और ये हाइड्रोजन अलग से H+ के फॉर्म में रहेगा, उसके बाद ये वाला टूटेगा, उसके बाद ये वाला टूटेगा। चूंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे इसलिए इसमें 3 बार हाइपर कंजुगेशन होगा। वैसे ही जैसे यहाँ पर अगर मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर एक और CH3 ग्रुप होता तो यहाँ पर भी जो है अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप होता है ना इस हाइड्रोजन की जगह पर, तो वो भी जो है 3 और अल्फा हाइड्रोजन इसमें आ जाते और टोटल यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाता और ये 6 बार हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता था, यानी 6 बार जो है स्टेबिलिटी की ओर जो है जा सकता था। तो इस प्रकार से ये है। और जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है लास्ट जो हमने देखा था कि जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक सिंपल सा टॉपिक है। जब कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएजेंट की उपस्थिति में वो जो है कोई बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर बनता है तो उसको जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड में बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड्स का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है, जिसमें हमने मुख्यतः 2 प्रकार को देखा, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन को पढ़ा और टेम्परेरी में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को पढ़ा। धन्यवाद।